स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम इन कमोडिटी प्राइस। तो उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हमारा इक्विलिब्रियम होता है रिलेटेड कमोडिटी प्राइस के अंदर, तो किस तरह से हम उसको एडजस्ट करते हैं। अगर हम देखते हैं कि वो इक्विलिब्रियम जो है वो अपना काम नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, उसकी कुछ वजह होती है, उसकी कुछ कॉजेज़ होती हैं। तो उनकी कॉजेज़ में आज सबसे पहली कॉजेज़ हम बात करेंगे इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन, यानी आपकी जो नेशंस होती हैं उनके पास कुछ ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नहीं होती या रिसोर्सेज नहीं होती कि वो उसको पूरी तरह यूटिलाइज कर सकें। तो वो क्या करते हैं, वो कंपैरेटिव एडवांटेज के थ्रू फ़ायदा उठाते हैं एक दूसरे का। तो अब हम बात करते हैं कि इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन में किस तरह से हम इसको डील करते हैं या किस तरह से इसकी डिस्कशन की जाती है। बेसिकली जब दो कंट्री के दरमियान हम ट्रेड देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनके पास प्रोडक्शन नहीं होती है, ठीक है, वो सेम गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं एक ही टाइम में। तो इस वजह से क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्या होता है कि उनके पास स्पेशलाइजेशन नहीं होती, वो फिर क्या करते हैं, वो मल्टीपल गुड्स को प्रोड्यूस करने लगते हैं, अपनी थोड़ी थोड़ी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके पास कुछ ना कुछ कमोडिटी प्रिपेयर होने लगती है, प्रोड्यूस होने लगती है, उनकी मार्केट में एक आउटपुट आने लगता है। तो ये जो आउटपुट क्रिएट होता है, ये आउटपुट बेसिकली यहाँ हम डिबेट करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे और समझाएंगे आपको कि किस तरह से ये अपना जो प्राइस फ्लक्चुएशन होती है इंटरनेशनल मार्केट में, ये किस तरह से डील करती है जब हम इस तरह के हालात देखते हैं। तो जी अब हम ज़रा इस पर डिबेट कर लेते हैं। जो हमने पिछला कंसेप्ट डिस्कस किया था वो उसी को डिबेट कर लेते हैं। देखिए, रिलेटेड कमोडिटी क्या होती है कि आपके पास उस कमोडिटी की कोई ना कोई रिलेटेड गुड्स मौजूद हो, कोई सब्सटीट्यूट गुड मौजूद हो, तो वो आपकी रिलेटेड गुड्स होती है, कमोडिटी कहलाती है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जैसे कंट्री है वो क्या करता है, वो अपनी ज़मीन पर कोई चीज़ उगा सकता है, ठीक है, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो क्या करता है, उसको सेम तरीके की ज़मीन अपने मुल्क में भी चाहिए होगी तो वो वहाँ बनाएगा। अब क्या होता है, इसमें एक और कंडीशन आती है कंपैरेटिव एडवांटेज की। कंपैरेटिव एडवांटेज और जो कमोडिटी, रिलेटेड कमोडिटी है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो कमोडिटी, जो कंपैरेटिव एडवांटेज की बात हम करते हैं, तो वहाँ पर जो कंसेप्ट ऑफ स्मिथ है वो ये कहता है कि किसी कंट्री के पास ये चीज़ मौजूद है, ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उसको जो है उससे कुछ ज़्यादा जनरेट कर सकता है या प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये उसकी एक गुड क्वालिटी है जिसको वो यूटिलाइज करके अपने लिए दोनों तरफ, दोनों ममालिक में जो है उसकी जैसे कहना चाहिए दोनों ममालिक के लिए फ़ायदा मंद साबित होती है उसकी प्रोडक्शन जो अपने मुल्क में वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज और रिलेटेड कमोडिटी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ये दो मेन कंसेप्ट होते हैं। इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर जो है बहुत सारी थ्योरीज बेस्ड करती हैं। तो ये जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ये भी एक थ्योरी है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक और कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये थ्योरी बन कैसे रही है। पहली थ्योरी जो आपकी बन रही है वो इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन बन रही है, यानी कंट्री के पास ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी कंट्री के पास तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो एक जैसी हों या वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। मगर यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात करें इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन से मुराद ये है कि उस कंट्री को लाजमी तौर पे उसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन होगी जिस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे। डाइवर्स इन प्रोडक्शन, यानी अब उस कंट्री के पास क्या होता है, उस कंट्री के पास और भी कई चीज़ें होती हैं प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये भी एक इफेक्ट करती है जो आपको इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन शो कराती है, ठीक है, ये कंसेप्ट शो कराता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपके पास कंट्रीज़ जो हैं वो मोस्टली क्या करते हैं कि वो कोई ऐसे चीज़ों को लेना नहीं चाहते और अवॉइड करते हैं जिनसे उनको जो है कोई उनके मफादात ना जुड़े हों, ज़ाती मफादात ना जुड़े हों, ठीक है। और उससे क्या होता है, उनकी जो प्राइसेस हैं कमोडिटी की वो भी स्टेबल नहीं रह सकती, तो वो एक रिस्क की तरफ चले जाते हैं, तो वो रिस्क फैक्टर को लेना पसंद नहीं करते। फिर ट्रेड बैरियर क्या होता है, कुछ कंट्रीज़ के अंदर बैरियर्स होते हैं, ट्रेड बैरियर्स होते हैं, जैसे टैरिफ हो गया, फिर उसके बाद प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई इतनी प्रोडक्ट करनी है, इतनी प्रोड्यूस करनी है। ये तमाम चीज़ें भी आपका जो है वो कंसेप्ट करती हैं इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन की तरफ, ठीक है, कि आपकी जो स्पेशलाइजेशन है उसकी कमांड इतनी नहीं होती कि आप जो है वो उसकी जो डिमांड उसको पूरा कर सको। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, रेफरेंस एंड कंजप्शन। अब उसके बाद क्या होता है आपके पास कि आपके पास जो पैटर्न होता है, डोमेस्टिकली आपके पास कंजप्शन ज़्यादा होती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको लाजमी तौर पे किसी और कंट्री को इन्वॉल्व करके इसको रिटर्न अपने हाथ में हासिल करना होता है। नहीं, उसको हासिल करने की आप पूरी कोशिश करते हो कि आपका रिटर्न जनरेट हो सके।
तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स हैं, ये थ्योरीज हैं, और इन थ्योरीज को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। बेसिकली ये इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन की कुछ थ्योरीज हैं, या कुछ कहना चाहिए कि उनके कुछ फैक्टर्स या कुछ कॉजेज हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर हम प्राइस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में ये कंडीशन देखी जाती है कि जब आपके पास जो गुड्स है, सर्विसेज हैं, उनकी सप्लाई और डिमांड प्रॉपर रहती है, तो क्या होता है कि उनकी जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ जाती है। ठीक है, यानी आपने क्या किया कि लेट सपोज आप गंदम प्रोड्यूस करने में माहिर थे, आपने गंदम प्रोड्यूस की, ठीक है, अब आपने उसको एक्सपोर्ट किया, तो उससे क्या हुआ, उससे जो आपकी प्राइस आपकी कंट्री की थी वो भी स्टेबलाइज हो गई, और जो दूसरी कंट्री में जो प्राइस बिक रही है वो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर भी जो है वो उसका एक लेवल जो है कंप्लीट रहा। ठीक है, उससे क्या हुआ, उससे इक्विलिब्रियम प्राइस क्रिएट हो गई पूरे ग्लोबली। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, किसी कंट्री के पास उस चीज़ को फॉरवर्ड करने की, उसको भेजने की सलाहियत नहीं होती, मुकम्मल तौर पे वो सलाहियत नहीं रखता। तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में आपकी कंडीशन ये हो जाती है कि जब नॉन स्पेशलाइजेशन फैक्टर शामिल होते हैं, तो आपकी जो इकनॉमी है वो ऑटोमेटिक प्राइस के ऊपर मूव हो जाती है, और ग्लोबली आपको प्राइस इफेक्ट करने को देखने को मिलती है। इक्विलिब्रियम इन इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन मतलब क्या होता है कि देखें जी, आपके जो कंट्री होता है वो यूजुअली कोशिश करता है, उसकी कोशिश ये होती है कि आपको वो चीज़ मुहैया कराए जिसमें उसकी महारत हो। यानी जब उस कंट्री के पास महारत है उस चीज़ को पैदा करने की, या उसकी जो ग्रोथ है उसको काम करने की, यानी उसकी प्रोडक्शन बनाने की, उसकी पैदावार को मुनासिब रखने की, जब उसके पास ये सलाहियत मौजूद है, तो वो कोशिश ये करता है कि वो उसके साथ कई और चीज़ों को भी बनाए, जिससे क्या होता है, जब वो मार्केट में अपनी ट्रेड से डालता है यानी एक्सपोर्ट करता है, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी जो प्राइसेस होती हैं वो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाती हैं। कैसे कैसे देखें, अब लोग कॉर्न का फ्लोर यूज़ करते हैं, कॉर्न फ्लोर यूज़ करते हैं। अब क्या हुआ, आपने वीट सप्लाई कर दी, जब वीट सप्लाई करी तो ऑलमोस्ट क्या हुआ, कॉर्न की जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइज होगी और इक्विलिब्रियम लेवल पर आएगी जब आपके पास अल्टरनेट मौजूद होगा, यानी आप वीट यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई कंट्री के पास स्पेशलाइजेशन होती है, इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन के केस में तो ये होता है कि वो अपने पास कोशिश ये करता है कि तमाम चीज़ों को प्रोड्यूस करे। जब तमाम चीज़ों को प्रोड्यूस करता है तो उसकी डोमेस्टिक कंजप्शन तो पूरी हो जाती है। अब वो क्या करता है, उसके रिलेटेड गुड्स को मार्केट में ट्रेड ऑफ करता है। जब ट्रेड ऑफ करता है तो ऑलमोस्ट उससे क्या होता है कि ग्लोबल प्राइस इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। अब अगर हम इसी कंसेप्ट को ग्लोबल मार्केट के ऊपर देखते हैं, तो ग्लोबल मार्केट के ऊपर ये कंसेप्ट को जिस तरह से काम करता है कि जब आप देखते हैं कि किसी एक गुड्स की ग्लोबल मार्केट में प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो जो कंट्रीज़ होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपनी कुछ रिसोर्सेज को उस कमोडिटी की प्रोडक्शन के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग कंट्रीज़ को ये पता होता है कि जब इसकी सप्लाई बैलेंस होगी, यानी जब हम इसकी सप्लाई बेहतर करेंगे, जब सब देखें बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस चलता है। ठीक है, तो क्या होता है जब किसी की प्राइस बढ़ती है किसी कमोडिटी की, तो क्या होता है कि उसके लिए जो कंट्रीज़ हैं वो कोशिश करते हैं कि हम इसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं। तो ट्रेडिंग कंट्रीज़ क्या करते हैं, उसकी सप्लाई बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें ऑटोमेटिक एक शिफ्ट आ जाता है, चेंज आ जाता है। उस चेंज की वजह से क्या होता है कि मैकेनिज्म ऑफ एडजस्टमेंट क्रिएट हो जाता है। कैसे कि जब आपके पास एक्सेसिव अमाउंट में सप्लाई आ जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस जो है वो अपनी जगह आ जाती है और एडजस्ट कर लेती है। उसकी जो रिलेटेड कमोडिटी होती है उस रिलेटेड कमोडिटी के साथ उसको मिलकर एडजस्ट हो जाती है। तो ये एक सिस्टम है, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। बेसिकली इसमें क्या होता है, उसमें उतार चढ़ाव की पोजीशन में हम रहते हैं, और ये इस तरह से रहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम जब ट्रेड बैरियर्स को देख रहे होते हैं, अपने ट्रेड बैरियर्स को या अपनी ट्रेडिंग मार्केट को देख रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम वही चीज़ उसके अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं जो कंसेप्ट हमें अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि देखें, हम एग्जांपल लेते हैं कि दो कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब एक कंट्री है एक कंट्री है बी। अब एक कंट्री जो है वो वीट बनाता है, ठीक है, उसकी वीट प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, और दूसरे कंट्री की जो है वो सोयाबीन की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। लेकिन अब क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो वीट की प्राइस थी वो हाई हो गई, तो उसने क्या किया, जो सोयाबीन बनाता था उसने जो है, जो वीट वाला कंट्री था, जो ए कंट्री था जो वीट बनाता था, उसने अपनी प्रोडक्शन रिसोर्सेज और बढ़ा दी, क्योंकि उसे पता चल गया कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसने अपनी रिसोर्सेज और बढ़ाई। इसी के साथ क्या हुआ, जो सोयाबीन वाला कंट्री था जिसको ये लगा कि उसकी सोयाबीन की वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो उसने क्या किया कि उसने भी कुछ क्वांटिटी ऑफ वीट उगाना शुरू कर दी। अब उससे क्या हुआ, उससे उसने जो है जो कंपैरेटिव एडवांटेज पे दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सप्लाई कर रहे थे, कुछ हिस्सा उसने खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, उसके जो सोयाबीन की सप्लाई कम हुई,
जब सोयाबीन की प्राइस कम हुई तो ऑलमोस्ट क्या हुआ, उसे वीट परचेज करनी नहीं पड़ी, और उसको क्या हुआ कि उस बगैर परचेज किए हुए वीट को उसे वीट का एक्सेसिव अमाउंट मिलने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो गया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यानी सोयाबीन की प्राइस भी चेंज नहीं हुई और उस कंट्री को अपना एडवांटेज भी मिलने लग गया, ठीक है, जो सोयाबीन कंट्री था और जो सोयाबीन प्रोड्यूसर था, ठीक है, और जो वीट प्रोड्यूसर था उसको एक्सेसिव मुनाफा मिलने लगा, तो उसने क्या किया, उसने सोयाबीन और मजीद खरीदना शुरू कर दिया इसी कंट्री से। तो उससे क्या हुआ कि इसको जो है वो दोनों कंट्रीज का जो एडवांटेज था वो इक्विलिब्रियम लेवल पर आ गया और एक स्टेट बन गया, इक्विलिब्रियम स्टेट। बेसिकली इस तरह का कंपैरेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट है कि जिसको समझना इंतहाई, देखिए इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन तो उसके पास सोयाबीन की मौजूद थी कंट्री बी के पास, ठीक है, और जो कंट्री ए जो था उसके पास तो वीट बहुत अच्छी प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, और एक के पास सोयाबीन, लेकिन इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन उसके पास वीट की भी मौजूद थी। तो उसने क्या किया, अपनी वही इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन को लगाकर अपने पास अपनी जो कॉस्ट थी, अपनी प्राइसेस थी, उसको बैलेंस कर लिया। अब इससे हुआ क्या, इससे जो है उन्होंने सप्लाई को रोका, अपनी सप्लाई को कम किया, यानी अपनी प्रोडक्शन को कम किया, तो उनकी सप्लाई कम हो गई। जब सप्लाई कम हुई तो क्या हुआ, सोयाबीन और जो वीट था दोनों की प्राइसेस में फ्लक्चुएट आना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ऑटोमेटिक जो सोयाबीन था उसकी प्राइस भी हाई होना शुरू हो गई, क्योंकि उसकी सप्लाई कम होने लगी, ठीक है। जब उसकी सप्लाई कम होने लगी तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर देखा ही जाने लगा कि सोयाबीन और वीट की प्राइस दोनों की दोनों इक्विवेलेंट आ गई, अपना अपना एक उन्होंने जो उनका रैंक था उसको अबूर कर लिया, यानी एक इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर आ गई। किस तरह आ गई, क्योंकि जब कंट्री ने सप्लाई रोकी, अपनी सप्लाई को रोका, तो सप्लाई को रोकने की वजह से उसे ये चीज़ देखने को मिली कि वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर उसका जो इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो रहा था वो इक्विलिब्रियम डैमेज हो गया बुरी तरह से। देखिए स्टूडेंट, जो हमने थ्योरी डिस्कस की थी आपसे कि रिलेटेड कमोडिटी प्राइस इन इक्विलिब्रियम इंटरनेशनल थ्योरी, ठीक है। अच्छा, अब उसमें हमने ये आपको बताया था कि जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं वो किस तरह से फ्लक्चुएट करती हैं और किस तरह से इक्विलिब्रियम क्रिएट करती हैं। तो ये उसी का एक केस है जो हम केस स्टडी कर रहे हैं, जो कि इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन कहला रहा है। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक कंट्री तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है एक काम को करने में, लेकिन दूसरा जो कंट्री है वो क्या कर रहा है, वो अपनी कुछ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक इनकम्प्लीट फील्ड के अंदर भी, जो इनकम्प्लीट फील्ड है उसके अंदर भी कोई ना कोई काम कर रहा है, ठीक है। लेट सपोज आपके पास, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको जो है वो एक साइंस बहुत अच्छी आती है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स को भी जानते हैं, तो अब आपने क्या किया, आपने जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दी, क्योंकि आपको जो है वो साइंस की डिमांड थी बहुत ज़्यादा। तो आपने क्या किया कि आपने जो है वो इकोनॉमिक्स की जो आपको नॉलेज थी उसको आपने जो है हल्का फुल्का यूटिलाइज़ किया, और आपने क्या किया, साइंस की नॉलेज को गेन करना शुरू कर दिया। एक वक्त में आपके पास क्या हुआ, आपके पास जो है इकोनॉमिक की भी एक्सेसिव सप्लाई आ गई, यानी आपके पास इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गई। फिर आपके पास एक जो है वो आपके पास एक और सिस्टम ये हुआ कि आपके पास साइंस की भी नॉलेज आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इकोनॉमिक्स और साइंस दोनों आपके पास मौजूद थे, तो उससे क्या हुआ, आपकी कंट्री के अंदर या आपके इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो है वो आपकी भी वैल्यू सेम हो गई और उसकी भी वैल्यू सेम हो गई, क्योंकि आप दोनों के दोनों जानते थे। हाँ, साइंस में आप स्पेशलाइज नहीं थे, कम स्पेशलाइज थे, मगर आप इकोनॉमिक वैल्यू की हैसियत से भी आपका जो है नाम जाने लगा, क्योंकि आप साइंस की वजह से इंट्रोड्यूस्ड हो गए। तो इस तरह से समझ सकते हैं, इस एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि जी अगर आप 2 सब्जेक्ट्स के जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको 2 सब्जेक्ट्स का पता है, तो आपके पास कंडीशन ये हो जाएगी, इस तरह से कंडीशन को शिफ्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये कंडीशन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन का जो केस है वो ये है बेसिकली।